हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 में अपन 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है और अब तक आपने दृष्टि धारा और एसी के बारे में जाना और एसी के बहुत सारे मान आपने देखे। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आने वाले हैं। सबसे पहले हमने तात्क्षणिक मान को देखा, फिर हमने शिखर मान को देखा, उसके बाद हमने औसत मान को देखा 3 तरीके से। संपूर्ण चक्र के लिए, अर्ध धनात्मक चक्र के लिए, अर्ध ऋणात्मक चक्र के लिए, और उसके बाद हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान इसका वर्ग माध्य मूल मान देखा। उम्मीद करता हूं चारों मान क्लियर होंगे। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। मैं अगर सबको एकत्रित करना चाहूं, धारा की बात कर लेते हैं, तो एसी का तात्क्षणिक मान कितना आया था? I = I0 sin ओमेगा टी। अगर वोल्टेज का पूछ लिया जाए तो V = V0 sin ओमेगा टी। फिर एसी का शिखर मान आया साहब I0, या इसी को हम Im कह सकते हैं। तीसरा, एसी का आपने औसत मान देखा और औसत मान में 3 तरीके से निकाला। जब मैंने संपूर्ण चक्र की बात की, संपूर्ण चक्र की बात की, तो मान कितना आया? 0। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। फिर अपन ने बात की अर्ध धनात्मक चक्र की, और अर्ध धनात्मक चक्र में आंसर आया था 2I0/π, या इसको अपन ने सॉल्व किया था तो +0.636 I0। I0 की जगह Im भी आ सकता है। और फिर हमने बात की थी अर्ध ऋणात्मक चक्र की, जो कितना आया था? -2I0/π या -0.636 I0। 3 वैल्यू ये हो गई थी। और चौथी वैल्यू आपने एसी का वर्ग माध्य मूल मान निकाला था, और वो कितना आया था? IRMS बराबर I0/√2। जो सूत्र करंट के आए हैं, ऐसे ही सूत्र वोल्टेज के बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे मान आपके क्लियर होंगे। क्लियर? अब जरा कहानी आप आगे देखिए। अगर मैं आपको एक जनरल मान दूं, मैं कहूं कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ है, और मैं प्रत्यावर्ती परिपथ भी ना कहूं, साफ साफ ना बोलूं, मैं ये कहूं कि एक सर्किट की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो जैसे आवृत्ति 50 हर्ट्ज आई, अंडरस्टूड है कि वो एसी सर्किट रहा होगा। कैसा रहा होगा? एसी सर्किट रहा होगा। ठीक है ना भाई? अब मैं आपको एक सामान्य मान दूं कि भाई प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा 2 एम्पियर है। सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्यावर्ती परिपथ में मैं आपसे, चलो मैं थोड़ा और इजी करके बोलता हूं इस चीज को ना। मैं से बोलूं कि प्रत्यावर्ती परिपथ में तात्क्षणिक धारा 2 एम्पियर है, मतलब मैंने तात्क्षणिक मान दिया है। मैं कहूं प्रत्यावर्ती धारा में शिखर मान 2 एम्पियर है, तो शिखर मान दिया है। मैं कहूं औसत मान 2 एम्पियर है, तो औसत मान दिया है। और मैं कहूं आरएमएस मान 2 एम्पियर है, तो आरएमएस मान दिया है। भाई एड्रेस देके पूछूंगा तो आप पहुंच ही जाओगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कहूं कि एसी
परिपथ में विद्युत धारा 2 एम्पियर है। समझिएगा, समझिएगा पूरा ध्यान लगाकर। मैंने कह दिया कि ऐसी बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है यहां बच्चों से। मैक्सिमम क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। मैं आपसे कह दूं कि भैया एसी सर्किट में करंट 2 एम्पियर है, तो आप उसे क्या मानोगे भाई? साफ कर रहा हूं उसको तो मैं ना। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा 2 एम्पियर है, तो आप उसे क्या मानोगे? ध्यान रखना, अगर बिना एड्रेस के चीज दी जाए, पर्टिकुलर नाम ना दिया जाए, सिर्फ इतना कह दूं कि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा, धारा तो 4 है भैया, तात्क्षणिक, शिखर, औसत और आरएमएस। तो ध्यान रहे वो आरएमएस वैल्यू होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस जगह बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। मैं लिख रहा हूं, नोट लगाता हूं एक ना, और नोट में हम क्या लिखते हैं कि यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा या फिर विभव, प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा या विभव बिना किसी नाम से दिया जाए, ये समझ जाओगे क्या आप? ये सिर्फ हमारी देसी भाषा में भाई, बिना किसी नाम से दिया जाए, गुमनाम दिया जाए। मतलब जैसे कि धारा 2 एम्पियर है, विभव 220 वोल्ट है। यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा या विभव, ऐसा मत करना कि वो कह दे कि शिखर धारा 2 एम्पियर है और आपको सर आपने कहा था धारा दी जाए तो आरएमएस माननी है। वो कह रहा है शिखर 2 एम्पियर है, अब तो आई नॉट ही माननी पड़ेगी ना भाई। शिखर मतलब नाम दिया है, बिना नाम के दी जाए, बिना किसी नाम से दिया जाए तो हमें उसे आरएमएस मानना होगा। कुछ बात समझ में आई क्या? कुछ बात समझ में आई? अगर प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा या विभव बिना नाम के दिया जाए तो आप उसे कौन सी वैल्यू मानोगे? आरएमएस मान। कौन सा मान? आरएमएस। मैं कहूं कि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा 2 एम्पियर है, अंडरस्टूड है कि वो आईआरएमएस है, बहुत जगह काम देगा, आप देखना। मैं कहूं प्रत्यावर्ती विभव 220 वोल्ट है, अंडरस्टूड है कि वो बीआरएमएस है। बिना नाम के अगर कुछ आ जाए तो कौन से पते पे पहुंचाओगे आप उसे? आरएमएस वाले पते पर पहुंचा देना है। क्लियर है? अब सुनना, इसका मतलब क्या निकल के आया? देखो, अब हमारे पास करंट 2 प्रकार का हो गया। एक बार इसे नोट कर लेना जल्दी से आप, है ना, इसे नोट करो एक बार। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बताऊंगा पहले मैं आपको, है ना, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, कैसा भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बिना एड्रेस के कोई करंट आए या वोल्टेज आए तो उसे किस पते पर पहुंचाओगे? आरएमएस के पते पर पहुंचा देंगे। आगे समझिएगा बच्चों। अब हमारे पास 2 तरह के करंट हो गए, एसी और डीसी। समझिएगा समझिएगा। एक तो हमारे पास धारा कौन सी हो गई, अब कंपेयर करा रहा हूं, देखना, दिष्ट धारा, और एक आपके पास कौन सी धारा हो गई? प्रत्यावर्ती धारा। अब धारा से मेरा मतलब वोल्टता भी 2 प्रकार की हो जाएगी एक तरीके से, है ना। मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में कह दी है कि जो हाल धारा का होगा वही हाल वोल्टेज का होगा। बच्चों, दिष्ट धारा का मापन अलग प्रकार के उपकरणों से होता है और प्रत्यावर्ती धारा का मापन अलग प्रकार के उपकरणों से होता है। यह बात ध्यान रखें आप। पहला पॉइंट तो कि हमारे पास धारा नापनी है
तो अमीटर चाहिएगा, वोल्टेज नापना है तो वोल्ट मीटर चाहिएगा। अब अमीटर भी दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे। जिस अमीटर से आप एसी नाप सकते हो उस अमीटर से आप डीसी नहीं नाप सकते, पहली बात तो। जिससे डीसी नाप सकता हूं उससे एसी नहीं नाप सकता, एक बात। और इनकी सिद्धांत, जो उपकरण होते हैं उनके सिद्धांत भी अलग अलग होते हैं भाई। मैं बात करूं डीसी का जो मापन है वो दिष्ट अमीटर या दिष्ट वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है, पहला पॉइंट। अरे फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया क्या? डीसी का मापन किससे करते हो आप? डीसी अमीटर या डीसी वोल्ट मीटर। कहने का अर्थ यह हुआ, अगर डीसी धारा का मापन करना है तो डीसी अमीटर का प्रयोग किया जाएगा, और दिष्ट वोल्टता का मापन करना है तो दिष्ट अमीटर का उपयोग किया जाएगा, एक बात तो। और जो एसी का मापन किया जाएगा बच्चों, ये किससे किया जाएगा? प्रत्यावर्ती अमीटर या प्रत्यावर्ती वोल्ट मीटर द्वारा किया जाएगा। एक बात तो आपको, ये सारे पॉइंट लिखाऊंगा, टेंशन फ्री रहें, बस जितना कह रहा हूं उतने को दिमाग में सेव करते जाएं। आज मैंने आपको पहली बात क्या पढ़ाई कि अगर एसी का, देखो डीसी में तो कोई टेंशन है ही नहीं है यार, डीसी में तो कोई मान ही नहीं है ना, एक ही मान है वहां तो, जो तात्क्षणिक वही, औसत वही, वो सारे मान वही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डीसी की बात ही करना बेकार है। मेन बात एसी पर है, चार हैं इसके। तो बिना एड्रेस के संग आए तो जिस एड्रेस का है उसी एड्रेस से पहुंचाना है। शिखर धारा आए तो आई नॉट, शिखर वोल्टेज आए तो वो बी नॉट है, औसत तो औसत, आरएमएस तो आरएमएस। पर अगर कोई चिट्ठी बिना पते के आ जाए आपके पास में, जिसका एड्रेस आपको मालूम ना हो, तो आपको किसके पास भेज देना है? आरएमएस के पास भेज देना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं उपकरणों की बात कर रहा हूं, तो जो डीसी का आपको मेजरमेंट करना है उसके दो उपकरण हैं, डीसी अमीटर या डीसी वोल्ट मीटर, और एसी के अलग उपकरण हैं, एसी अमीटर या एसी वोल्ट मीटर। दूसरी बात, इन उपकरणों के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको कि जो डीसी अमीटर है या डीसी वोल्ट मीटर है, मेरा कहने का मतलब डीसी को जो मापने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, अरे डीसी को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब क्या है? या तो डीसी अमीटर रहा होगा या डीसी वोल्ट मीटर रहा होगा। तो डीसी अमीटर या डीसी वोल्ट मीटर पता है किस सिद्धांत पर आधारित हैं? जो आपने पढ़े हैं, चल कुंडली धारा मापी पढ़ा है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। डीसी अमीटर और डीसी वोल्ट मीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। समझिएगा, सारी बात लिखा रहा हूं। डीसी का मापन आप किससे करोगे? डीसी अमीटर से या डीसी वोल्ट मीटर से। रट गया होगा अब तक तो भाई। और जो डीसी उपकरण है हमारे पास में, चाहे मैं डीसी अमीटर की बात कर लूं, चाहे मैं डीसी वोल्ट मीटर की बात कर लूं, तो डीसी अमीटर और डीसी वोल्ट मीटर का जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत होगा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो आप चैप्टर नंबर 7 में खूब पढ़े हो। इनका सिद्धांत क्या होगा? एसी अमीटर, समझ लें, लिखने की जल्दबाजी ना करें भाई। एसी अमीटर या एसी वोल्ट मीटर, ये बच्चों धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। चैप्टर नंबर 5 में आया था भाई। चुंबकीय पर क्यों नहीं है? क्योंकि एसी कोई फिक्स थोड़ी है।
एसी फिक्स थोड़ी है, एसी तो बढ़ती या घटती रहती है। तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता घटता रहेगा तो सुई कभी साम्य स्थिति में आएगी नहीं। भाई सुई साम्य कब आती है? एक संतुलन अवस्था में, संतुलन इसमें मिल ही नहीं सकता है। तो डीसी फिक्स होती है तो ये किस पर आधारित है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। और जो एसी उपकरणों का सिद्धांत है, एसी एमीटर या एसी वोल्टमीटर, ये बच्चों याद रखिएगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित है। यह कहानी समझ में आई? दो पॉइंट। एक पॉइंट तो आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए अब तक तो कि एसी और डीसी का मापन एक ही उपकरण से संभव नहीं है। मतलब मेरे पास एक अमीटर है तो या तो वो एसी नाप सकता है या वो डीसी नाप सकता है। अगर उसका सिद्धांत चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है बच्चों, तो वो डीसी नापेगा। और अगर उसका सिद्धांत विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, हीटिंग इफेक्ट है, तो वो क्या नापेगा? एसी नापेगा। एड्रेस सही चीज दी जाए तो टेंशन रहेगी नहीं, बिना एड्रेस के दी जाए तो आरएमएस के पते पर भेजना होगा, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, डीसी का मापन डीसी एमीटर वोल्टमीटर से होगा और ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होंगे। एसी का मापन एसी एमीटर और एसी वोल्टमीटर से होगा और ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होंगे। समझे आप? अब सुनिए नेक्स्ट। अगला सुनिएगा ध्यान से कि जो दिष्ट उपकरण होते हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूं डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर की। मतलब डीसी में मुख्य मान होता है, औसत नाम बोलते हैं, बाकी सारे मान इसमें बराबर हैं, पर चर्चा में औसत ही आता है। तो आपको यह लिखना होगा कि दिष्ट उपकरण कौन सा मान नापते हैं? औसत मान। सीधा लिख दो आप, औसत मान मापते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से आप, कि अगर मैं डीसी अमीटर से कोई रीडिंग आई, मान लो 2 एम्पियर, तो वो डीसी का औसत मान आया है 2 एम्पियर। डीसी वोल्टमीटर से कोई रीडिंग आई 200 वोल्ट, तो वो डीसी वोल्टेज का औसत मान आया है। इसी प्रकार अगर बात करूं मैं प्रत्यावर्ती उपकरणों की, तो प्रत्यावर्ती उपकरण आरएमएस मान मापते हैं। प्रत्यावर्ती उपकरण कौन सा मान नापते हैं? आरएमएस। इसलिए तो मैंने कहा कि अगर बिना एड्रेस की चिट्ठी आए तो उसे कहां भेजना है? आरएमएस पर। एक आरएमएस, एक एसी अमीटर जुड़ा हुआ है, एसी मेजर कर रहा है धारा को, 2 एम्पियर रीडिंग आई, मतलब वो आरएमएस मान है। अब कभी कभार वो दिमाग क्या लगवाता है एग्जामिनर, मैं आपसे ये कहूं बच्चों कि मुझे दिष्ट अमीटर से, मतलब दिष्ट उपकरणों से एसी का मापन करना है, क्या संभव है? क्या दिष्ट उपकरणों से एसी का मापन करना है? तो आंसर 0 आएगा हमेशा, क्योंकि दिष्ट उपकरण कौन सा मान नाप रहे हैं? औसत मान। और एसी का औसत मान कितना आता है? 0। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है अच्छा सा कि दिष्ट उपकरण से प्रत्यावर्ती वैल्यू मापी गई, तो आंसर वगैरह कितना आएगा? रट लेना, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। एक बार आप इसे नोट कर लें ढंग से। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में दर्द पैदा करते हैं, उनका निवारण है भाई। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बच्चों। सबसे पहले हमने क्या कहा कि बिना एड्रेस की चिट्ठी को आरएमएस के पते पर भेज देना है। डीसी का मापन डीसी एमीटर या डीसी वोल्टमीटर से होगा और ये धारा के चुंबक के प्रभाव पर आधारित होंगे और ये औसत मान नापेंगे। एसी का मापन एसी एमीटर, प्रत्यावर्ती एमीटर या प्रत्यावर्ती वोल्टमीटर से होगा।
ये बच्चों विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होंगे और ये कौन से मान का मापन करने वाले हैं? आरएमएस मान का। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, है ना। स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करें वहीं से, टाइम नहीं बिगड़ेगा आपका, है ना। स्क्रीन पॉज करके आप लिख लो इस चीज को। अच्छा, अब देखिए एक बहुत चर्चित क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। मैं इसे क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखता हूं। क्वेश्चन यह है कि हमारे पास दो तरह का करंट है, एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन क्या है कि एसी तथा डीसी में प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कौन अधिक हानिकारक है और क्यों? अब आप समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि एसी और डीसी में कौन ज्यादा हानिकारक है और क्यों? बच्चों पहली बात तो हानिकारक दोनों ही है, मजे तो इनमें से कोई सी नहीं देती है। चिपक के देख लेना, कभी चिपके हो? घरों में जो आ रही है वो एसी है, कभी हाथ लगा हो तो बड़े आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है ना। तो एसी और डीसी में फायदेमंद तो कोई सी नहीं है, नुकसान तो हमारे लिए दोनों करती हैं, पर नुकसान में भी कौन ज्यादा नुकसान करती है? दो नजरिया हैं देखने के, ध्यान से देखना, सुनने का, आप समझिएगा। मैं पहले आपको पूरा लॉजिक कहता हूं इसका। आपको याद हो तो डीसी के बारे में कहते हैं कि नो चेंज, कि ये तो चेंज ही नहीं होगी। मान लो 10 एम्पियर बह रही है तो कंटिन्यू 10 ही बहती रहेगी। इसमें हमारा हाथ लग गया तो ये ऑफर नहीं देती है भाई, छूटने का कोई ऑफर नहीं है। चिपक गई तो संग चिपका ले जाएगी, इतनी मोहब्बत करेगी, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात अगर एसी की जाए तो एसी तो इस तरीके से चलती है। मान लो आप यहां चिपके इस जगह पर, सोचना, भगवान ना करेगा आप चिपको, सोचने में क्या जा रहा है। पहले करंट बढ़ेगा, आप और जब चिपकोगे घटेगा और यहां जीरो आएगा, और जिस समय जीरो आएगा ना आप एक झटका सा फील करोगे। हालांकि प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। कभी आप चिपके हो, कभी ना कभी तो मौका मिल गया होगा, नहीं तो हल्का सा देख लेना, इसमें कोई बात भी नहीं। हल्का सा बिल्कुल बारीक वायर लेना कि चिपक जाओ तो वो जल भी जाए। तो जब आप छूते हो उसको तो आपको एकदम गजब का झटका फील होता है, जैसे कितना बड़ा चांटा मारा हो किसी ने। वो झटका यहां फील होता है इस जगह पर, फिर बड़ा फिर जीरो यहां भी फील होगा, फिर बड़ा फिर जीरो यहां भी। मतलब ये आपको छूटने का चांस देगी, ये कहेगी भाई अभी भी मौका है, छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, अदरवाइज परमानेंट पकड़। फिर डीसी चेंज नहीं होती, 10 एम्पियर बह रही है तो 10 एम्पियर ही बहती रहेगी। इसमें आप चिपक गए तो फिर छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट एसी चांस देती है, एसी चांस देती है। तो अगर आप इस नजरिए से देखोगे तो आपको लगेगा सर ये तो बड़ा सरल है, डीसी ज्यादा नुकसानदायक है। अरे एसी में चिपक गए तो बच जाएंगे ना, पर डीसी में चिपक गए तो इसके साथ जाना ही पड़ेगा। तो इस नजरिया से देखा जाए तो ज्यादा नुकसानदायक कौन है? डीसी। पर बच्चों इस सवाल का आंसर है एसी। सुनिएगा क्यों, अब सुनना ध्यान से। ये समझ में आया ना आपको चिपकने वाला कंसेप्ट, कि डीसी फिक्स बहती है, इसमें अगर एक बार आप चिपक गए तो छूट नहीं सकते। पर एसी कहीं ना कहीं जीरो जरूर होगी, और जिस समय ये जीरो होगी आपको ऑफर मिलेगा, है ना, इसमें ऑफर मिलता है। अब दूसरा नजरिया देखना बच्चों मेरा,
मैंने आपसे कहा 220 वोल्ट डीसी है और मेरे पास 220 वोल्ट ही एसी है। दो चीज है। मैंने कहा बच्चों बताओ कौन ज्यादा नुकसानदायक है। तो अगर वो ऑफर वाला कंसेप्ट देखा जाए तो डीसी ज्यादा नुकसानदायक फील होगी आपको, क्योंकि इसमें चिपकने के बाद छूटने की संभावना ही नहीं है। पर जरा ध्यान से देखना बच्चों, आपको याद होगा कि डीसी में जो मान होता है वो औसत मान होता है। पहली बात तो ये आई एवरेज है, वोल्टेज लिया है सॉरी, बी एवरेज है 220 वोल्ट, और अब ये 220 वोल्ट फिक्स है। कैसा है? फिक्स, ना तो बढ़ेगा और ना घटेगा। पर अगर मैं एसी की बात करूं, जैसा कि यहां लिखा हुआ है 220 वोल्ट एसी, और मैंने कहा आपको कि एसी में बिना नाम की चिट्ठी है। बिना नाम की चिट्ठी है, कह थोड़ी रहा है कि 220 वोल्ट शिखर है, कि 220 वोल्ट तात्क्षणिक है, कि 220 वोल्ट औसत है, कि 220 वोल्ट आरएमएस है। कुछ नहीं बोला। और बिना नाम की चिट्ठी है मतलब आप इसको बीआरएमएस कहने वाले हो। 220 वोल्ट, और आप बीआरएमएस का सूत्र जानते हो, B0/√2 बराबर 220 वोल्ट। 220/1 मान लो, वज्र गुणा करें तो B0 कितना आएगा? 220√2 वोल्ट। थोड़ा सॉल्व करके देखूं तो 220 गुना 1.414, और जब आप इसको हल करोगे तो लगभग 311 वोल्ट आएगा। अप्रोक्सीमेट है, आप सॉल्व कर लेना आराम से बैठ के। समझना कि जब आपने 220 वोल्ट डीसी ली तो वो तो आजीवन 220 वोल्ट ही रही, ना वो बढ़ी ना वो घटी। पर जो आपने 220 वोल्ट एसी ली वो प्रभावी रूप से कहां तक गई? 311 तक। 311 तक। और आप बताइए कि 220 वोल्ट नुकसानदायक होगा कि 311 वोल्ट? बच्चों, आप छोटी मोटी बैटरी, सेल होता है, सेल घड़ी में लगने वाला, या छोटी मोटी मोबाइल की बैटरी होती है, इससे आप कभी करंट फील नहीं करते हो। पकड़ के देख लेना, 2 तार बड़ी से, गारंटी है मेरी। सेल की तो मेरी गारंटी है, पकड़ के देख लेना आप। कभी आपने करंट फील नहीं किया होगा। क्या उसके अंदर वोल्टेज नहीं है? क्या मोबाइल की बैटरी में वोल्टेज नहीं है? वोल्टेज है, पर वो वोल्टेज कैसा है? कम। 10-20 वोल्ट से हमारे शरीर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वोल्टेज जितना ज्यादा होगा वो हमारे लिए उतना ज्यादा नुकसानदायक होगा। हाई केवी की लाइन जाती है, आपने देखो 11 केवी, 33 केवी, 11,000 वोल्ट, इतना ज्यादा नुकसानदायक है। अगर गिर जाए तो मिट्टी में भी आग लगा सकता है। मेरी बात समझिए, वोल्टेज बढ़ेगा तो नुकसान बढ़ेगा। अब डीसी 220 ही रही, पर एसी कितनी हो गई? 311। और बताओ 220 और 311 में से कौन ज्यादा नुकसानदायक है? सर 311 है। इसका मतलब कौन नुकसानदायक है? एसी। अब आप सुनना, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर कि आपने एक बार तो डीसी को बता दिया और एक बार आपने एसी को बता दिया। तो इसमें क्वेश्चन दो तरह के हैं। ये क्वेश्चन ही गलत है तरीके देखा जाए तो। एसी और डीसी में कौन नुकसानदायक है? कोई सा भी हो सकता है सर, एसी भी और डीसी भी। सही क्वेश्चन क्या होगा? सही क्वेश्चन क्या होगा? समान वोल्टता की एसी तथा डीसी में कौन अधिक हानिकारक है और क्यों? क्वेश्चन ये है भाई। जिसमें आपको 220 वोल्ट एसी दिया, 220 वोल्ट डीसी दिया, बताओ कौन नुकसानदायक है? तो अब आपका आंसर है एसी, क्योंकि एसी 220 ना रहकर कहां तक पहुंच गई होगी? 311 तक। कहां तक? 311 तक। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे भाई? आंसर लिखेंगे कौन अधिक हानिकारक है, पहले तो उसका आंसर दो। तो आप लिखेंगे कि एसी कॉमा लगाकर डीसी की तुलना में अधिक
हानिकारक है, ज्यादा हार्मफुल कौन सी है? एसी, डीसी कंपैरिजन में। क्यों? तो आप इसका आंसर दोगे क्योंकि सूत्र क्या पढ़ाया आपने? BRMS, लिख लो, कुछ भी लिख लो। BRMS इक्वल टू होता है B0/√2। और यहां से शिखर मान की अगर मैं बात करूं तो क्या शिखर मान इसका √2 गुना है? तो आंसर आएगा क्योंकि एसी का शिखर मान, एसी का शिखर मान कौन से मान का? RMS मान का √2 गुना होता है बस। तो मतलब डीसी में तो शिखर मान बढ़ता नहीं है और एसी में वो √2 गुना बढ़ जाता है। आंसर नोट करें जल्दी से। काफी अच्छा और थोड़ा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। अब आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। समान वोल्टता की और एसी और डीसी में कौन हानिकारक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? एसी डीसी की तुलना में ज्यादा हानिकारक है। क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे कि जो शिखर मान है वो आरएमएस मान का √2 गुना होता है। इसी के नीचे एक क्वेश्चन और लिख देता हूं ताकि कॉन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लिख लिया? देखो, इसी के नीचे एक क्वेश्चन और लिख लेना आप। V, ऐसे लिखो, डीसी का शिखर मान मान लीजिए आप, सवाल लिखा दूं 220 वोल्ट डीसी वोल्टेज का, और एसी वोल्टेज का शिखर मान 220 वोल्ट। इस तरीके से पहले जो क्वेश्चन दिया था वो आरएमएस फॉर्मेट में था। अब कह रहा है कि डीसी का भी शिखर मान फिक्स है 220 वोल्ट और एसी का भी शिखर मान फिक्स है 220 वोल्ट। कौन हानिकारक है? कौन ज्यादा हानिकारक है? बताओ, देख कौन सी ज्यादा हानिकारक है? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? अब इसमें देखो, शिखर मान तो फिक्स हो गया, अब 220 वोल्ट से ऊपर जाएगा ही नहीं, और जब ऊपर दोनों में बराबर है तो फिर वो चिपकाने वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। अब डीसी अधिक हानिकारक है। क्या आंसर आएगा? डीसी। इसको भी लिख लेना। तो कोई जनरल वे में बात करे तो आप उससे पूछना कि ये बता कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, और कुछ भी ना कहे तो फिर आपको एसी को ही मानना है। ठीक है? ये इसके बारे में छोटी मोटी बातें हुई। नेक्स्ट हेडिंग लिखें आप, एसी के गुण। बात करें एसी के गुण। अब गुण और दोष पढ़ लें। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम बढ़िया बनता है कि एसी की विशेषताएं लिखो या एसी की कुछ ड्रॉबैक बताइए। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, एसी के गुण। मतलब एसी की कुछ ऐसी बातें जो आपको ठीक लगे। देखिए, अगर आपको सुनना, गुण इसके क्या क्या है? अगर आपको करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, बहुत लंबी दूरी तक, उदाहरण के लिए हमारे राजस्थान में जो विद्युत उत्पादन होता है सर्वाधिक रावतवाटा में होता है, कोटा के पास रणथंभौर में पड़ता है। ठीक है ना? और उस बिजली को जैसे मान लीजिए आपको जयपुर लेके आना है, समझिएगा, तो कोटा से जयपुर की दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर मान लो आप, है ना? तो आएगा तारों के माध्यम से, तो 250 किलोमीटर लंबे तार, और एक तार से थोड़ी आता है, 8-7 तार। आपने देखा होगा जो हाई टेंशन लाइन आपके गांव के आसपास हो कहीं गुजर रही हो, बड़े बड़े खंभों पर जो तार लगे होते हैं वो करंट को बहुत दूर ले जाने का काम करते हैं। तो जैसे मान लो करंट आ रहा है बच्चों 33 केवी पर, ऐसे आता है करंट 33 केवी पर। 33 केवी का मतलब हुआ 33,000 वोल्ट।
तो हमारे दिमाग में ख्याल आया, सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ 33 के पर क्यों लेके आ रहे हो? 33 के भी तो बहुत खतरनाक है भाई। मैंने कहा ना, वोल्टेज जितना ज्यादा उतना ज्यादा खतरनाक। तो 33 के भी अपने आप में डेंजरस है। अच्छा, यहां से एक सवाल ये भी बनता है कि सर क्या वोल्टेज 33 के पर बनता है क्या? ऐसा नहीं होता, सुनना ध्यान से। बनेगा कैसे? यहां विद्युत बनी मान लो, तो ये बनेगा तकरीबन 200 वोल्ट के आसपास मान लो। उत्पादन जब होता है तो 200 वोल्ट पर होता है। फिर आप इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। ट्रांसफॉर्मर लगाते हो, दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं बच्चों, ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफॉर्मर पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ऊंचाई लगाया जाता है, ऊंचाई, ये इसका वोल्टेज 200 से बढ़ा के मान लो इसने 2000 वोल्ट कर दिया। फिर एक ऊंचाई और लगा होगा, ऐसे करते करते 33,000 बन गया मान लो। अब इसको तारों के माध्यम से दूर भेजते हैं। पर बच्चों 33,000 वोल्ट किसी काम का नहीं है आपके का। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी आपकी जो 33,000 वोल्ट को झेल जाए। घरों में जो उपकरण होता है, घरों में जो वोल्टेज माना गया है 220 वोल्ट माना गया है, कम ही आता है, उससे ऊपर नहीं आता। और कभी कभार गलती से ऊपर आ जाता है ना, तो हमारे घर में लगे हुए सभी उपकरण फूक जाते हैं। बोलते हैं ना डबल फेस आ गया आज। तो गाँव में समस्या आती है, जो समरसेबल होती है पानी वाली, खेतों में जो बोर होता है, वो 440 वोल्ट झेल सकता है। 33,000 के भी आपको आ गया ना घरों में, तो आग लग जाएगी, ध्यान रखना। फिर इसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, अपचाई। अपचाई कम करते हैं अपचाई की हेल्प से, और कम कम करके जब ये 200 वोल्ट के आसपास आ जाएगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बना भी 200 पर और गांव में भी 200 आ रहा है, तो खामोखा ये जाल क्यों बुना आपने, ये बताओ, क्या जरूरत थी इसकी? बच्चों अगर मैं इसको हैवी नहीं करता ना, तो मैं इसको दूर तक भेज ही नहीं सकता था, पहली बात। क्योंकि जिन तारों के माध्यम से आप करंट को लेके आओगे ना, वो तार कुछ वोल्टेज खाएंगे। आपने गांव में एक समस्या देखी हो कि अगर गांव की लंबाई बहुत ज्यादा है और गांव में मान लो, अब तो खैर नहीं होता, पहले हुआ करते थे, एक ही ट्रांसफॉर्मर है मान लो गांव के स्टार्टिंग में, यहां पर इसमें से तार निकल के पूरे गांव में जा रहे हैं, तो जो मकान स्टार्टिंग में पड़ेंगे उनको तो पूरी पावर मिलती रहेगी, पर जो गांव के लास्ट में होगा ना, वहां लाइट डिम पहुंचती है। डिम लाइट बोलते हैं ना अपन, डिम लाइट का मतलब कम वोल्टेज पहुंचता है, क्योंकि मैक्सिमम यूज तो रास्ते में हो गया, वहां तक कुछ पहुंचा ही नहीं। अगर आप 220 वोल्ट को कोटा से छोड़ो, तो ये तो कोटा निकलते निकलते खत्म हो लेगा, यहां तक कुछ आगे ही नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात, आप आगे पढ़ोगे, पावर लॉस कम करने के लिए हाई वोल्टेज जरूरी है। ऐसे आप 2-3 रीजन पढ़ोगे। अभी मुझे ये नहीं पढ़ाना है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जब वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना होता है, तो आप उच्च विभव पर भेजना पसंद करोगे कि निम्न विभव पर? तो आपका आंसर होना चाहिए उच्च विभव। क्यों? इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, अभी छोड़ रहा हूं इस टॉपिक को। अच्छा, और जो एसी है, एसी का वोल्टेज आप ट्रांसफॉर्मर की सहायता से बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हो। डीसी दी मैंने आपको 220 वोल्ट डीसी, आप बढ़ा नहीं सकते, वो आजीवन 220 ही रहेगा। पर अगर मैं एसी की बात करता हूं, तो आप उसका वोल्टेज बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। तो ये इसके बारे में एक अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? पहला पॉइंट कि एसी को ट्रांसफार्मर, जो एसी होता है, एसी को ट्रांसफार्मर की सहायता से, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ऐसे रहेगा, ऐसे लैंग्वेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को ट्रांसफार्मर
की सहायता से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। पहली बात, अतः उच्च वोल्टता पर एसी को बिना हानि के, खैर बिना हानि कहना तो गलत है, कम हानि कह सकता हूं, पर कोई दिक्कत नहीं, बिना हानि लिख देते हैं, को बिना हानि के दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। पहला अच्छी बात तो इसकी यह है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है, जो एसी वोल्टेज है, उसे ट्रांसफॉर्मर की सहायता से आप बढ़ा या घटा सकते हो, और जब वो बढ़ या घट सकता है तो आप उसके उच्च मान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से भेज सकते हो। पहला। नंबर 2, आप एक उपकरण पढ़ोगे दिष्टकारी, नाम लिख रहा हूं, दिष्टकारी। अब देखो, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो नाम में सब कुछ है इसके में। चैप्टर नंबर 16 में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, रेक्टिफायर। दिष्टकारी समझ गए, दिष्ट करने वाला, मतलब एक ऐसा उपकरण है दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदलता है। इन्वर्टर में आप काम लेते हो, जब इन्वर्टर चार्ज होता है तो आपकी जो एसी है वो बैटरी में स्टोर होती है, मतलब डीसी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो दिष्टकारी की सहायता से एसी को बड़ी आसानी से, आपको बदलना भी सिखाएंगे, चैप्टर नंबर 16 पढ़ाएंगे उस दिन। दिष्टकारी की सहायता से एसी को बड़ी आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। दो पॉइंट समझ में आए। पहला पॉइंट तो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर की सहायता से आप इसकी वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो, और ज्यादा करके आप इसको दूर तक भेज सकते हो। बच्चों, डीसी को बहुत दूर तक भेज पाना पॉसिबल नहीं है। जितना दूर आप एसी को भेज सकते हो उतना दूर आप डीसी को नहीं भेज सकते। दूसरी बात, दिष्टकारी से आप इसे डीसी में बदल सकते हो, नाम समझना, दिष्टकारी। तीसरी बात, जो एसी मोटर, देखो हमारे घरों में एसी काम में क्यों आती है, इसके कई रीजन है, कोई पूछे आपसे। पहला रीजन तो ये है कि एसी को आप बहुत दूर तक भेज सकते हो। हमारे घर में तो बिजली बन नहीं रही है, ना हमारे शहर में बन रही है, विद्युत तो बहुत दूर दूर बन रहे हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट संभव है एसी का, इसलिए। दूसरी, दो तरह की मोटर है, एसी और डीसी। तो एसी मोटर बहुत सस्ती होती हैं और मजबूत होती हैं बजाय डीसी मोटर के। अब आपको एक सस्ता और मजबूत मिल रहा है, कम पैसे का मिल रहा है, अच्छी चीज मिल रही है, तो वो लेना पसंद करते हैं, इसलिए एसी महत्वपूर्ण है। लिख देना आप इसमें, प्रत्यावर्ती मोटरें या मोटर दिष्ट मोटर की तुलना में सुविधाजनक तथा सस्ती होती हैं। कहानी समझ में आई? आपसे कोई गुण पूछे कि भाई एसी के कोई गुण लिखो, तो मैंने गुण लिख दिए हैं। ट्रांसफॉर्मर से आप इसको बढ़ाया घटा सकते हो, इसलिए उच्च वोल्टता को दूर तक भेज पाते हैं, और दिष्टकारी से आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो डीसी मोटर है वो स्ट्रॉन्ग, हैवी और अच्छी होती है हमारे लिए। क्लियर है? नोट करो, चलो जल्दी से नोट करो। ये हो गए एसी की बढ़ाई।
ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके दोष भी लिख लो भाई। हर सिक्के के दो पहलू हैं, गुण भी हैं तो दोष भी होंगे। दोष, हेडिंग लिखें आप दोष। तो एक दोष तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, आपको याद हो तो। कौन सा दोष समझा चुका हूं बच्चों? कि ये ज्यादा नुकसानदायक है। एसी और डीसी में कौन ज्यादा नुकसानदायक है? तो आपका आंसर आएगा एसी नुकसानदायक। बस मान लो डीसी आ रही होती, डीसी इतनी नुकसानदायक ना होती तो ठीक रहता हमारे लिए, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये रहेगा इसमें कि एसी का, पहले रीजन सहित लिख दूं, शिखर मान उसके आरएमएस मान का √2 गुना होता है। अभी आपने देखा ना, जो एसी है उसका जो शिखर मान है वो आरएमएस मान का √2 गुना होता है। अतः एसी कॉमा लगाना, समान वोल्टता की डीसी से अधिक हानिकारक है, ज्यादा डेंजरस है। अगर समान वोल्टेज की मैं एसी और डीसी की बात करूं तो जो एसी है वो डीसी के कंपैरिजन में ज्यादा नुकसानदायक है। और इसका रीजन क्या होगा कि शिखर मान आरएमएस मान का √2 गुना होता है। और दूसरा, एक छोटा सा एग्जांपल और लिख लो, क्या लिखें कि एसी का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं कर सकते। मतलब जिन उपकरणों में चुंबक की आवश्यकता है वहां काम नहीं करेगा। तो एसी का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आई? ये इसके दो दोष भी लिख लो। चलो, कोई एक पूछता है वैसे तो खैर कि एसी का कोई गुण और दोष लिखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। मैंने आपको 2-2, 3-3 लिखा दिए हैं, तो आप कोई सा भी इनमें से लिख सकते हो। नोट कर लो। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले अपन, है ना। कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं जो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जांपल नंबर 10.1 देखिए। बच्चों ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में 10.7 तक आपको करने हैं, ठीक है ना। जितने आज हो जाएंगे मैं करवाता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इनका नंबर लेंगे। इनको करना है। एग्जांपल नंबर 10.7 तक दिख रहे होंगे आपको, पेज नंबर 222 पर। एग्जांपल नंबर 10.1 क्या कह रहा है, इसकी सुनो। प्रत्यावर्ती धारा दी हुई है I = I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी। आपको प्रत्यावर्ती धारा का एक समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा हूं। प्रत्यावर्ती धारा I = I1 cos ओमेगा टी, पहले साइन आ गया, सही कर दूंगा। फिर साइन ओमेगा टी है, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो। पहले cos ओमेगा टी है, फिर साइन ओमेगा टी है। I = I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी है। और आपको वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, IRMS फाइंड आउट करना है। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या दिया गया है वो लिखो। I1 cos ओमेगा टी और I2 sin ओमेगा टी। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है वर्ग माध्य मूल मान। पहले धारा ली जाती है, फिर उसका वर्ग किया जाता है। तो वर्ग करो भैया, वर्ग करने पर करना यहां I²
और यहां I1 cos ओमेगा टी, I2 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। जरा नीचे देखूं तो आई स्क्वायर बराबर, बच्चों इसे पहली टर्म मान लो A, इसे दूसरी टर्म मान लो B, और A प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है पहले पद का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दूसरे पद का स्क्वायर I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस 2 पहला गुणा दूसरा 2I1 I2 कितना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। यहां तक सबको कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सरल लैंग्वेज है भैया, इससे आसान कुछ संभव ही नहीं है। जो भी समीकरण आ जाए आपके सामने डरना नहीं है अपने को, तो पहले वर्ग कर देना है। अब इस वर्ग को थोड़ा सुव्यवस्थित कर लूं मैं, तो देखो इसको लिखोगे आप I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और दिमाग लगाना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का सूत्र है, यहां लिख दे रहा हूं, ये लो। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों तरफ से लागू होता है ये। अगर साइन 2 थीटा है तो आप उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हो, और अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो आप साइन 2 थीटा भी लिख सकते हो। देखो I1 I2 चुपचाप बैठा लो भाई, तू तो बैठे, तेरा कोई काम नहीं है। और इसको साइन 2 थीटा कितना है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी जमा दो। धारा लिया, उसका वर्ग किया, वर्ग को सेटिंग में लाए, वर्ग माध्य मतलब औसत निकालो बच्चों। औसत लेने पर आई स्क्वायर का औसत निकालें। देखिए विचार करिए, I1 स्क्वायर कांस्टेंट है, चुपचाप बैठ जाएगा। इसमें औसत निकलेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का। भाई औसत केवल उन टर्मों का निकलता है जिनमें टी आ रहा होता है, प्लस I2 स्क्वायर कांस्टेंट है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत निकलेगा, प्लस I1 I2 कांस्टेंट है तो साइन 2 ओमेगा टी का औसत निकलेगा। यहां तक कहानी समझ में आई सबको? ध्यान से देखो, करंट का एक समीकरण दे रखा था, I इज इक्वल टू I1 कॉस ओमेगा टी I2 साइन ओमेगा टी। पहले मैंने वर्ग किया, वर्ग को ढंग से व्यवस्थित कर लिया, फिर मैंने औसत लिया। और बच्चों आपको याद होगा कल मैंने औसत के बारे में क्या बताया था, आपको ट्रिक बताई थी ना। एक ट्रिक ये कहती है कि कॉस स्क्वायर का औसत आता है 1/2, तो 1/2 मतलब ये आ जाएगा I1 का स्क्वायर बटे 2, साइन स्क्वायर का औसत 1/2 मतलब ये बन जाएगा I2 स्क्वायर बटे 2, और साइन का औसत 0, 0 से गुणा करते ही ये 0 आ जाएगा। ये कहानी समझ में आई? मैंने कहा ना साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का औसत तो 1/2 आता है, पर साइन का औसत 0 आता है। थोड़ा ढंग से लिखो ना इसको, तो I स्क्वायर का जो औसत आया है लघुत्तम कितना आएगा 2, और ये बन जाएगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर बटे 2। आपने वर्ग कर दिया, आपने माध्य ले लिया, लास्ट स्टेप और वर्गमूल और ले लो इसका। और जब आप वर्गमूल लोगे तो ये तो IRMS बन जाएगा, और ये सब कुछ अंडर रूट में चला जाएगा। I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आंसर है। तो कल वाले क्वेश्चन की याद दिलाऊं, अगर मान लो इसमें साइन वाला पोर्शन 0 होता, केवल इतना होता, 0 जमा के देख लो, I1/√2 ही नजर आएगा। एक पोर्शन होता है तो I1/√2, 2 होते हैं तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट। नोट करो, चलो आप तो अपने स्टेप फॉलो करना, क्वेश्चन अपने आप होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है।
तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है और बाकी क्वेश्चन भाई आप लोग ट्राई करके देखें एक बार, अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो तो अपन अगली क्लास में फिर कराएंगे। ठीक है, नोट कर लो इनको।